नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये दबाव है कि आप मैथ्स और रीजनिंग में 100% स्कोर करें फाइनल सिलेक्शन के लिए सेक्शनल टाइमिंग आने के बावजूद भी। लेकिन ये होगा कैसे? ये तभी संभव है जब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बड़े खतरनाक लेवल पर मजबूत हो। और उसके लिए हम एसएससी स्पीड टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं यूट्यूब पर फ्री, जिसमें मैं आपको 100 मॉक टेस्ट कराऊंगा। मैं खुद ही क्रिएट कर रहा हूं और 25 सवाल की खतरनाक ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं डेली। तो प्यारे दोस्तों, आज हम स्पीड टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए, ये मॉक टेस्ट आप हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे जाके लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में पहले खुद अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन आप गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्लेलिस्ट में एक एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन और डेली होता है रेगुलर, बिना किसी गैप के। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज का टेस्ट नंबर 9। मजा आ जाएगा। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर के सवाल चाहिए। आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं। 10 हार से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट पिछले 6 सालों के सभी एग्जाम्स के फ्री डाले हुए हैं, चैप्टर वाइज भी और ईयर वाइज भी, सब कुछ। ठीक है जी, आइए पहला सवाल आपके सामने आता है मेरे भाई। A farmer wants to mix two fertilizers, one containing 40% nitrogen, another containing 25% nitrogen. In what ratio should he mix them to obtain a fertilizer containing 30% nitrogen? तो नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाएंगे। एक किसान 2 फर्टिलाइजर को मिलाता है। पहले फर्टिलाइजर में 40% नाइट्रोजन है, दूसरे में 25% नाइट्रोजन है। सवाल यह है किस रेशियो में इनको मिलाना चाहिए कि मिश्रण ऐसा बने जिसमें 30% नाइट्रोजन। किस रेशियो मिलाएंगे? 30 माइनस 25 5 और 40 माइनस 30 10। तो 5:10 आ गया प्यारे बच्चों, ये 1:2। एलिगेशन से ही होगा ये सवाल। आओ, ए शॉपकीपर सेल्स हिज आइटम यूजिंग ए फॉल्टी बैलेंस विच मेजर 25% लेस। एक शॉपकीपर ऐसी तराजू यूज करता है जो 25% कम वजन नापती है। ही देन मार्क्स अप आइटम्स 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। 15% वो मार्कअप करता है कॉस्ट प्राइस से अबव। 10% वो डिस्काउंट देता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए 1 किलो आइटम पर। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इन सब का सक्सेसिव? देखिए, तराजू 25% बैलेंस कम नापते। 25% यानी कि 1/4। अगर कोई कस्टमर 4 किलो आलू मांगेगा तो 4 किलो नहीं देगा दुकानदार। कितना देगा? 3 किलो। 3 किलो देगा, 4 किलो का पैसा ले लेगा। फॉल्टी बैलेंस है। 15% मार्कअप करता है। 15% क्या होता है? 3/20। 3/20 मतलब 20 का समान 23 का हो गया। फिर 10% डिस्काउंट देता है, 1/10। 1/10 डिस्काउंट मतलब 10 का समान 9 का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा इन सब का? सक्सेसिव। तो 4 से आपका 20 से 5 बार कट गया, 3 से 9 आपका 3 बार कट गया। तो यह आ गया 50:23 तिया 69। अल्टीमेटली 50 का समान 69 में बिका, तो 19 का प्रॉफिट हुआ 50 पर। 1/50 2%, 19/50 माने 38% प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, आइए अगला सवाल। एक ट्रायंगल का लगभग एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी साइड का रेशियो 4 7 9 है और पेरीमीटर 160 सेंटीमीटर है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बेहतरीन सवाल है, बताइए। अगर किसी ट्रायंगल की साइड दे रखी हो तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन ये साइड नहीं दिए, साइड का रेशियो दिया है, तो आप रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। बताओ सेमी पेरीमीटर क्या आएगा ट्रायंगल का? तीनों भुजाओं का आधा, 4 + 7 11 9 20 का आधा 10। सेमी पेरीमीटर 10 आ गया, 10 यूनिट। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? डेल्टा बराबर √S, S - A, S - B, S - C। 10 10 - 4 6, 10 - 7 3, 10 - 9 1। ये आ गया भैया 180। 180 क्या होता है? 36 पंजे 180, यानी कि ये आ गया 6√5। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, ये तो रेशियो के हिसाब से ट्रायंगल का एरिया आया है। सवाल में दिया ट्रायंगल का पेरीमीटर है 160। भाई पेरीमीटर है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग यानी कि 20। तो पेरीमीटर 20 यूनिट की वैल्यू 160 सेंटीमीटर दिए, यानी कि कितने गुना? 8 गुना। तो एरिया कितने गुना होना चाहिए? पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया जो है 6√5 का 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 गुना होना चाहिए ट्रायंगल का एरिया। तो 64 छिक्का कितना आ जाएगा? 360 और 24 384।
ठीक है भाई। और √5 कितना होता है? अप्रोक्स 2.23। तो अप्रोक्स 2.23 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आएगा त्रिभुज का लगभग। तो 384 इंटू 2.23 कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये तो लगभग 800 से बड़ा चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना बच्चों? चलिए अगला सवाल, किसी वस्तु की कीमत में X% की कमी की जाती है, फिर X% की वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम है। फाइनल प्राइस जो है वो ओरिजिनल प्राइस से 10% लेस है, यानी कि नेट चेंज क्या हुआ? 10% डिक्रीज। एक्स का मान लगभग क्या है? कॉन्सेप्ट पता है? पहले प्राइस X% कम किया, फिर X% बढ़ाया, तो नेट चेंज क्या होगा वस्तु के प्राइस में? x² बटे 100% की कमी। जबकि नेट जो प्राइस चेंज हुआ वो 10% कम हो गया, ओरिजिनल प्राइस से 10% कम ही हुआ, तो परसेंटेज कट गया, बराबर होना चाहिए ना। तो x² बराबर क्या आ गया? 100 गुणा 10 1000। तो x की वैल्यू आ गई 1000 का अंडर रूट। तो 1000 का अंडर रूट तो अप्रोक्स में ही निकलेगा। ठीक बच्चों, 31 का वर्ग होता है 961, तो 31 से बड़ा आएगा। 32 का वर्ग 1024, 32 से छोटा आएगा, 32 से छोटा आएगा, यानी कि क्या आंसर है? ये एग्जैक्ट CGL और CTSL में आया था 2025 में ये वाला सवाल। ठीक है जी। ए रिटेलर 34% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, स्टिल 10% गेन करता है। कॉस्ट प्राइस 4800, मार्क प्राइस क्या है? भाई किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, CP/MP का रेशियो तुरंत निकाल लिया करो। 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। 34% डिस्काउंट दिया, 100 माइनस 34 66। प्रॉफिट है 10%, 100 प्लस 10 110। ये कट गया 22 से 3:5। CP से MP का रेशियो आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना? 4800। 3 की वैल्यू 4800 रुपीज है, 1600 गुना। तो 5 की वैल्यू भी आपका 1600 गुना आ जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य आ गया 8000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी जी। A circle has 2 tangents drawn to it from an exterior point P of radius 7 cm. If the distance from P to center is 25, find the length of each tangent. Each tangent की लंबाई क्या है? 24 है। 7 24 25 888 है मेरे भाई। मान लीजिए जैसे सर्कल है और ये हुआ सर्कल का सेंटर, तो ये सर्कल से, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट P से, पॉइंट P है ना, पॉइंट P से 2 टेंजेंट खींचे जाते हैं। सर्कल की रेडियस है 7। अब यहां बोला जाता है डिस्टेंस फ्रॉम P टू सेंटर, P टू सेंटर तक की दूरी कितनी है? 25। सर्कल की रेडियस है ये 7, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं? बताओ। ये 90 के सामने 25 से 7, तो टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? 24। और दोनों टेंजेंट बराबर ही होंगी, है कि नहीं बच्चों? 7 24 25 का ट्रिपलेट लग गया। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, a² प्लस b² प्लस c² बराबर 57 है, तो ये बताइए। हालांकि ये एक फॉर्मूला है, पर आप ये देखो कि इस सवाल में इक्वेशन तो है 2 और वेरिएबल हो रहे हैं 3, तो आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। कभी भी ऐसा सवाल आए तो हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुटिंग। आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख लो। मान लीजिए हमने यहां पे c को 0 पुट कर लिया, तो ये क्या हो गया? 0। ये भी क्या हो गया? 0। अब आपसे जो सवाल पूछा गया है उसको देखिए, या C 0 हो गया, ये भी C 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा? AB² प्लस BA²। तो यहां से आपका AB कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा? A प्लस बी। भाई A प्लस बी तो सवाल में आपको 9 दिया हुआ है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या निकालना है? ए बी निकालना है। और ए बी कैसे आएगा बताइए भाई? ए प्लस बी और a² प्लस b² की हेल्प से ए बी कैसे आएगा? ए बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a² प्लस b² बटे 2। तो ये 81 माइनस 57 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 24। 24 बटे 2 12। तो ए बी की वैल्यू आपने निकाल ली 12, a प्लस बी आपका 9 है, तो 12 निम्मा 108 इसका आंसर है। बताओ क्या गजब का क्वेश्चन है कि नहीं मेरे भाई? चलिए, एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है। 20 लीटर ऑफ दिस लिक्विड इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। 20 लीटर निकाला लिक्विड का और उसकी जगह पानी मिला दिया, फिर मिश्रण बनेगा। 20 लीटर मिश्रण दोबारा निकाला, उसकी जगह पानी से रिप्लेस कर दिया। हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन दिस ड्रम नाउ? अब ड्रम में कितने लीटर पानी है?
मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम फोकस किस पे करेंगे? एथेनॉल पे। भाई हमारे पास एक ड्रम है, उस ड्रम में एथेनॉल है कितना? 80 लीटर। हम 80 लीटर में से हर बार 20 लीटर निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो कितना रिप्लेस कर रहे हैं? 1/4। अगर आप 1/4 निकाल रहे हैं तो एथेनॉल की मात्रा कितनी रह जाएगी? 3/4। 2 बार आपने प्रोसेस किया तो आफ्टर 2 रिप्लेसमेंट कितना एथेनॉल बचेगा? ये होगा कि नहीं? तो बताओ कितना आ गया ये जल्दी से? 4 बार 16 पंजे 80 यानी कि 45 लीटर। तो ये 2 रिप्लेसमेंट के बाद बर्तन में एथेनॉल की मात्रा होगी, लेकिन पूछा कितना है? पूछा है पानी। 80 लीटर में से तो भाई 45 लीटर एथेनॉल है, यानी कि बाकी का 35 लीटर है पानी। ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान सवाल है। A pendulum of length 75 meter swings so that it ends make an arc of 10 centimeter. Find the angle in radians through which it swings. बहुत बढ़िया सवाल। देखो घड़ी का अगर आप कभी पेंडुलम ध्यान से देखो तो जब ये ऐसे ऐसे झूलता है तो क्या बनता है? ये एक सर्कल का सेक्टर बनता है कि नहीं? और ये एंगल आपसे पूछा है कि बताओ किस एंगल से झूलता है, रेडियन में बताना है। यहां पे पेंडुलम की लंबाई यानी कि ये रेडियस होगी 75, ठीक है, और ये आर्क जो बनाई, आर्क की लंबाई कितनी है? 10। एंगल पूछा रेडियन में, बताओ कैसे आएगा? कॉन्सेप्ट है आर्क की लंबाई L बराबर R इंटू थीटा, जहां थीटा डायरेक्ट किस में होता है? रेडियन में। तो यहां एंगल जो आएगा प्यारे बच्चों L/R आ जाएगा। L यानी कि आर्क की लंबाई 10 और बटे रेडियस कितना है? 75। तो 10/75 आ गया, किससे कट गया? 5 से, यानी कि 2/15 रेडियन, है ना? बढ़िया सवाल था, कुछ भी नहीं है। सवाल नंबर 10। इन ट्राइंगल एबीसी लाइन सेगमेंट डी इज पैरेलल टू बीसी। तो एक आपके पास ट्राइंगल है एबीसी जिसमें डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो बीसी को नीचे बना लीजिए। अब ये लाइन हो गई डीई जो आपका बीसी के पैरेलल है। डी ऑन ए बी, ई ऑन ए सी। डी ए बी पर है, ई ए सी पर। इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी ई सी बी इज 16 रेशियो 33। ए डी ई का एरिया और ये जो नीचे वाला ट्रेपेजियम बना है डी ई सी बी, इनका एरिया का रेशियो है 16 और 33। तो आपसे पूछा व्हाट द रेशियो ऑफ ए डी टू डी बी। ए डी और डी बी का रेशियो पूछा है लंबाई का। बताओ अगर ये लाइन डी बी सी के पैरेलल है तो छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है। छोटे ट्राइंगल का एरिया कितना है? 16, और बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? 16 + 33 49। ये छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा? इसका अंडर यानी कि 4/7। तो छोटे ट्राइंगल में ये साइड और बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? ये करस्पॉन्डिंग साइड है एडी और ए बी। इनका रेशियो कितना है? 4 7। तो डीबी कितना बचा? फिर 3 बचेगा, 7 - 4। तो एडी से डीबी का रेशियो क्या आएगा? 4/3। तो उल्टा सवाल था, है ना? गजब क्वेश्चन, मजा आया। आइए सवाल नंबर 11। दो संख्याएं जो 21 से अधिक है उनके एलसीएम और एचसीएफ 3003 और 21 है। इन संख्याओं का योग क्या है? संख्याओं का सम बताइए। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है तो संख्या 21 से कटने वाली होंगी। संख्याओं का सम भी 21 से कटेगा। बताओ 21 से, यानी कि 7 से नंबर कटता है? नहीं, 7 से नंबर कटता है 49 और 14। 7 से नंबर नहीं कटेगा, ये नंबर 7 से नहीं कटेगा। आंसर क्या है? सी ऑप्शन। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल। फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट P, 2 टेंजेंट PA and PB are drawn to a circle. A third tangent to the circle at a point Q intersect PA and PB at R and S respectively. PA 10 है तो ट्राइंगल PRS का पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या आएगा? ये सीधी थ्योरम है और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि चित्र ना बनाना पड़े, सीधा दिमाग में कर सको। मान लीजिए जैसे सर्कल है, अब इस सर्कल के बाहर पॉइंट P से हमने 2 टेंजेंट खींची इस तरीके से, PA और PB। तो सर्कल के बाहर ये पॉइंट P है, पॉइंट P से यहां 2 टेंजेंट खींची, ये PA हो गया और ये आपका मान लीजिए ये PB हो गया, ठीक है जी। थर्ड टेंजेंट खींचिए सर्कल की पॉइंट Q पे, जो P और PB को RS पे इंटरसेक्ट करते। तीसरी टेंजेंट हमने खींच ली इस तरीके से यहां पॉइंट Q पे, जो PA को R पे इंटरसेक्ट करती है और PB को यहां S पे इंटरसेक्ट करती है। दिखाई दिया?
तो सवाल में आपको कहा है पीए की लंबाई 10 है, ये पीए की लंबाई यानी कि टेंजेंट की लंबाई 10 है। तो ये जो ट्रायंगल बना है पी आर एस, इसका पेरीमीटर पूछा है, यही है। बताओ कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप कहीं भी टेंजेंट खींचोगे ना यहां पे जो इन दोनों को काटे, तो ये जो त्रिभुज बनेगा इसका पेरीमीटर इस जो होगा वो टेंजेंट पीए की लंबाई का हमेशा डबल होता है। चाहे पीए बोले चाहे पीबी बोले एक ही बात है। तो इसलिए 20 आ जाएगा आंसर। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए के 16 दिन तक काम करने के बाद बी बचे हुए काम अकेले 44 दिन में पूरा करता है। बी को पूरा काम अकेले करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए ध्यान सुनिएगा, दो लोग हैं ए और बी, वो मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर ए भी 30 दिन काम करे, बी भी 30 दिन काम करे, तो जाके काम खत्म होगा। दोनों लोग साथ में 30 दिन तक काम करें। 16 दिन ए के काम करने के बाद बी बचा काम 44 दिन में करता है। अब आप खुद सोचो भाई, ए को काम करना था कितना? 30 दिन। ए ने काम कितने दिन किया? 16 दिन। तो ए ने 14 दिन काम कम किया, ए अपने 14 दिन का काम छोड़ के भाग गया, फिर बचा काम करा है बी ने 44 दिन में। बी को भी 30 दिन काम करना था, लेकिन बी ने काम किया कितना? तो बी ने 14 दिन काम एक्स्ट्रा किया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए ने 14 दिन काम कम किया है, तो बी को 14 दिन काम ज्यादा करना पड़ा। यानी कि ए के 14 दिन का काम बी के 14 दिन के काम के बराबर है। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या हो गई? इक्वल होगी कि नहीं? ये तो सवाल आसान बन गया मेरे भाई। ए और बी की एफिशिएंसी इक्वल होगी। ए और बी मिलकर काम 30 दिन में करते हैं, तो ए पूरा काम करने में 60 दिन लेगा, बी 60 दिन लेगा, तभी तो एफिशिएंसी इक्वल होगी और दोनों मिलकर कर देंगे 30 दिन में। तो आंसर क्या आ गया? 60 दिन। टू राइट प्रिज्म हैव द सेम हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। दो प्रिज्म है, दोनों की हाइट 10 सेंटीमीटर है। वन हैज ए रेगुलर हेक्सागन बेस विथ साइड 6 सेंटीमीटर, अदर हैज स्क्वायर बेस विथ साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम? दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या है? भाई प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब यहां पे हाइट दो प्रिज्म की सेम है, यानी कि वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा? बेस के एरिया पे। एरिया का रेशियो निकाल लो। पहले प्रिज्म का जो एरिया वो हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है √3/4 6 का स्क्वायर। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गुणा 6। और दूसरे प्रिज्म का बेस स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? 6 स्क्वायर। तो ये बेस का एरिया आ गया। यही दोनों प्रिज्म के वॉल्यूम का भी रेशियो है, क्योंकि हाइट सेम है। तो ये कट गया, ये 2 से कटना चाहिए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो ऊपर बचा 3√3 और 2 इधर चला गया। 3√3 रेशियो 2। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये बताइए 20 मीटर ऊंचे एक पेड़ का कुछ भाग तेज हवा के कारण टूट जाता है और उसका शीर्ष धरती से 30 डिग्री के कोण पे भूमि को स्पर्श करता है। हाइट ऑफ पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन। पता है किस पॉइंट से पेड़ टूटा है? मान लीजिए जैसे पेड़ है ना, और ये जमीन है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। ये तेज हवा के कारण, ये पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। ये पेड़ 20 मीटर ऊंचा है। हवा के कारण मान लीजिए कि ये पेड़ यहां से टूट गया, तो यहां से टूट गया तो इसका ऊपर वाला हिस्सा जमीन पे आके लग जाएगा ना, ऐसे है ना बच्चों। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या यहां पे आके लग गया, यानी कि जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी, है कि नहीं बच्चे। टॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को 30 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक करता है, तो एंगल कितने हुआ? 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा हाइट ऑफ पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन। पेड़ कितनी हाइट से टूटा, ये हाइट आपको निकालने बताइए। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 30 से 60 डिग्री होगा। बताओ 30 डिग्री के सामने क्या होता है? 1 यूनिट। 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी कितना आएगा? क्योंकि दोनों यही हिस्सा तो नीचे आके लगा है, तो टोटल पेड़ की हाइट कितनी आएगी? 2 + 1 3। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 20 मीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3 मीटर। खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर है बी। चित्र बनाती सवाल खत्म। 16 एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 75.4 kg। लेटर ऑन 4 स्टूडेंट हैविंग वेट, अलग अलग वेट बताएं, जॉइन द ग्रुप। एज ए रिजल्ट द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द ग्रुप इंक्रीज्ड बाय 0.24 kg।
व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप इनिशियली, शुरुआत में ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे। सेम कॉन्सेप्ट, टोटल वेट में चेंज बटे एवरेज में चेंज। एक ग्रुप में कुछ बच्चे, हमें नहीं पता कितने बच्चे, उनका एवरेज है 75.4 किलो। एक बच्चा आता है 72.9 केजी वेट वाला, एवरेज से कितना कम है ये, 2.5 केजी। दूसरा बच्चा आता है 73.8 केजी वाला, ये एवरेज से कितना कम है प्यारे बच्चों, 1.6 केजी। तीसरा बच्चा आता है 79.5 केजी वेट वाला, ये एवरेज से कितना ज्यादा है, 4.1 केजी ज्यादा है। चौथा बच्चा आता है 87.4 केजी वेट वाला, एवरेज से कितना ज्यादा है, 12 केजी ज्यादा है। यानी कि जब 4 बच्चे आते हैं तो टोटल कितना बढ़ गया, ये तो कट गया 25 16 41 41, तो टोटल वेट बढ़ गया 12 केजी, ठीक है ना। एवरेज कितना बढ़ गया, 0.24 केजी बढ़ गया। टोटल वजन बढ़ा 12 किलो, एवरेज बढ़ गया 0.24 किलो। तो टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, ये बच्चों की संख्या आ गई। डेसिमल से यहां पे 2 जीरो कितना आ गया, 50, 24 पंजे 120। लेकिन ये 50 तो प्रेजेंट में बच्चों की संख्या है, 4 नए बच्चे आने के बाद। पूछा स्टार्टिंग में ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे, तो 50 से 4 कम होंगे, यानी कि 46। ए ऑप्शन आंसर है। बेहतरीन सवाल, 1 नंबर। डीजल का प्राइस 135 रुपए पर लीटर से बढ़कर 150 रुपए पर लीटर हो गया। हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ डीजल बी रिड्यूस, कंजम्पशन कितना परसेंट रिड्यूस करना चाहिए, सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 5%, जिससे कि एक्सपेंडिचर केवल 5% ही बढ़े। बताओ बच्चों, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, और जहां गुणा वहां क्या आता है, सक्सेसिव। ठीक है ना बच्चों। बताओ पेट्रोल का, सॉरी डीजल है ना, डीजल का प्राइस 135 रुपए पर लीटर से बढ़ के 150 रुपए पर लीटर हो गया। ये प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ। हमें नहीं पता कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुआ, लेकिन इनकी सीधी सीधी गुणा क्या होने चाहिए, खर्चा। खर्चा कितना बढ़ा, 5%, यानी कि 1/20, यानी कि खर्चा 20 से बढ़ के 21 हो गया। बताइए, तो ये 15 से 10 बार और ये 9 बार, तो क्वेश्चन मार्क आ गया प्यारे बच्चों। 21 निम्मा 189 बटे ये 10 नीचे आएगा 200, यानी कि कंजम्पशन जो है 200 से घटा के 189 करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 11 बटे 200, परसेंटेज में गुणा 100%, तो आ गया 11 बटे 2, 5.5%। ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सवाल है भाई ये डेटा के हिसाब से। अगर सर्कल की रेडियस 3 है तो सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड की लंबाई बताओ। सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है, सर्कल का डायमीटर, और डायमीटर होगा रेडियस का दुगुना, 6 सेंटीमीटर। मलय वॉक्स अराउंड ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 7 राउंड पर आवर, वाइल नेहा रन्स अराउंड इट एट द रेट ऑफ 11 राउंड पर आवर। दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 2:45 PM, सेम पॉइंट से 2:45 दोपहर में। दे शैल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर, वो सबसे पहले एक दूसरे को किस समय पार करेंगे। देखो 2 लोग मलय हैं और है नेहा, सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 माइनस S2। आप यहां पर रिलेटिव स्पीड निकालिए। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी भाई, मलय 7 राउंड पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, नेहा 11 राउंड पर आवर की स्पीड से, तो S1 माइनस S2 कितना आएगा, 11 माइनस 7 4 राउंड पर आवर रिलेटिव स्पीड आ गई। 4 राउंड पर आवर का मतलब आप समझते हैं कि 1 घंटे में 4 राउंड में, यानी कि 4 बार ये एक दूसरे से मिलेंगे 1 घंटे में, है कि नहीं। ये 4 बार एक दूसरे से मिलेंगे हर 1 घंटे में। तो ये पहली बार कब मिलेंगे प्यारे भाई, पहली बार मिलेंगे हर 1/4 घंटे के बाद, यानी कि 15 मिनट के बाद। हर 15 मिनट के बाद ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे। तो अगर ये कितने बजे दौड़ना शुरू किया, 2:45 पे, तो 15 मिनट बाद, यानी कि दोपहर में 3 बजे, 3 PM पर, AM नहीं आएगा PM आएगा, 3 PM पर ये एक दूसरे से मिलेंगे। ये आंसर है। 3 पाइप ABC एक टंकी को 24, 36, 45 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइपों को एक साथ 13 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो टंकी से बाहर बहने वाले पानी का वॉल्यूम टंकी के कुल वॉल्यूम का कितना % होगा। ये भी बढ़िया सवाल डाला है। देखो 3 पाइप हैं ABC, A 24 मिनट में भर सकता है, B 36 मिनट में, और C
45 मिनट में। तो आप मुझे बताओ, हमने मान लिया कि माना टंकी की कैपेसिटी है, इनका एलसीएम क्या आएगा 24 36 45 का 360 आ गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 15 और बी की एफिशिएंसी आएगी 10 और सी की आ जाएगी 45 8 360। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई प्यारे भाई। सवाल ये है सभी पाइपों को एक साथ 13 मिनट के लिए खोल दिया जाए, तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे 15 10 25 और 8 33 यूनिट। तो तीनों पाइप 13 मिनट के लिए खोल दिए जाए तो 13 मिनट में कितना भर देंगे 33 गुणा 13 मेरे भाई 390 और 39 429 यूनिट फिल कर देंगे और तीनों पाइप 13 मिनट के लिए खोल दिया जाए। लेकिन टंकी कैपेसिटी तो 360 है प्यारे बच्चों, तो यानी कि तीनों पाइपों ने कितना एक्स्ट्रा भर दिया 69 यूनिट टंकी एक्स्ट्रा भर दी मेरे भाई, जो टंकी से बाहर बह जाएगा पानी। ये पूछा है टंकी से बाहर बहने वाले पानी के वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम टंकी का कुल वॉल्यूम का कितना परसेंट होगा। 69 यूनिट टंकी एक्स्ट्रा भर दी, वो पानी बाहर बह जाएगा। ये टंकी के वॉल्यूम यानी कि 360 का कितना परसेंट है मेरे भाई इंटू 100% आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो 20 पंजे 100 और ये 20 से चला गया 18, 3 से 23 बार और ये 3 से 6 बार, तो 23 पंजे 115/6 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये 19 छिक्का 114, 19 सही 1/6 आएगा ना। 19 से 1/6 मतलब 19.66 के करीब, यानी कि अप्रोक्स 19.2%, ठीक है ना। आइए ए रेशो बी बराबर 2:5, बी रेशो सी बराबर 4:7, सी रेशो डी बराबर 9:14 है। तो आपसे पूछा है ए बी सी डी का रेशियो बताओ। कभी भी ऐसे सवाल आए 100% ऐसे सवालों को करने का तरीका है हमेशा ऑप्शन मेथड से करो। ए बी का रेशियो 2:5 है, 72 180 2:5 है, 72 144 1:2 हो गया, 36 दूनी 72 36 पंजे 180 2:5 है, 3600 2:5 नहीं है, खत्म, दो ऑप्शन कट गए। बी सी का रेशियो होना चाहिए 4:7, तो 180 और ये 245, ये 4:7 है प्यारे बच्चों। क्या ये 45 से कट रहा है, 45 चौका 180 45 से नहीं कट रहा, यानी कि आंसर नहीं है, ये आंसर है बी। 45 चौका 180, 45 से 315 जा रहा है 7 बार, 4:7 बनना है बीसी, यानी कि ये उत्तर है, करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास इज 72, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड बी 7:5। देखिए एक क्लास में कुल 72 स्टूडेंट हैं और क्लास ए और बी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का रेशियो है 7:5। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन द सेक्शन बी 20% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए। बी के जो एवरेज वेट है वो ए से 20% ज्यादा है। एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन क्लासेस 52 kg। व्हाट द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन बी। सेक्शन बी के स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या है, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए हम यहां पे ये बताइए ए और बी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का रेशियो सेक्शन ए और सेक्शन बी में 7:5 है। बी के सेक्शन का एवरेज वेट ए से 20% ज्यादा है, 20% का मतलब 1/5। अगर ए का एवरेज वेट 5 यूनिट है तो बी का एवरेज वेट कितना है, 1 ज्यादा 6 यूनिट। सवाल में जो दे रखा है एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट, यानी कि ए और बी का मिलाकर एवरेज वेट दिया है। तो बताओ ए और बी सेक्शन का मिलाकर एवरेज वेट कितना है। 7 बच्चों का ये एवरेज वेट 5, 7 पंजे 35 और ये 5 6 30, तो 35 और 30 65 वेट होगा कितने बच्चों का, 7 + 5 12 स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट का एवरेज वेट आ गया। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 52 kg, 52 kg दे रखी है। कितने गुना 13 पंजे 65, 13 चौका 52, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12 चौक 48/5, 48/5 यानी कि 9.6 kg, 1 यूनिट की वैल्यू आ गया। कुछ भी निकाल लो। तो पूछा है सेक्शन बी में स्टूडेंट की संख्या का एवरेज वेट। सेक्शन बी में स्टूडेंट की संख्या जो है 6 है, 6, इनका एवरेज वेट कितना है 6 यूनिट। 6 की वैल्यू क्या आएगी 6 गुणा 9.6, तो 54 और 3.6 आ गया 57.6, ठीक है जी। A boat can row at the speed of 54 km/h in still water. Boat goes a certain distance downstream and comes back the same distance upstream. एक बोट कुछ दूरी डाउनस्ट्रीम जाती है फिर वापस सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम आती है स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है ना।
व्हाट द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी इफ रिवर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है अगर नदी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। आप बताओ, अगर एक बोट मान लीजिए डाउनस्ट्रीम जाते तो लौट के कैसे आएगी? अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाएगी x प्लस वाई की स्पीड से। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है 54 और यहां पे नदी की स्पीड दे रखी है 6, तो 54 डाउनस्ट्रीम जाएगी 54 प्लस 6 60 की स्पीड से, लौट के आएगी 54 माइनस 6 48 की स्पीड से। तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होती है? 2s1 अपॉन s1 प्लस s2, यानी कि 2 गुणा 60 गुणा 48 अपॉन नीचे क्या आएगा 60 प्लस 48 यानी कि 108। किसे चला गया? 12 चौक 48, 12 निम्मा 108, फिर 2 से चला गया, नहीं 2 से नहीं 3 से जाएगा 20 बार और ये 3 बार, तो 160/3 आ गया। 160/3 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? 160/3 53.33। ठीक है बच्चों, अगला सवाल। एक डीलर किसी वस्तु को लिस्ट प्राइस पे 10% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 28% कम होता है, डीलर अब भी 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो लिस्ट प्राइस पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए? लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे कितने परसेंट छूट देनी चाहिए? आप बताओ। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? लिस्ट प्राइस को। मैंने मान लिया वस्तु का लिस्ट प्राइस 100% है, कोई वस्तु 100% लिस्ट प्राइस से जितने कम में बिकेगी वही तो डिस्काउंट है कि नहीं? देखो डेटा बहुत आसान है। हम ये मान लेते हैं कि माना एक